पब्लिक न्यूज़ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के मुताबिक, जिसमें अब बर्फ़ पिघलने लगी है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली देखने में आई है और वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मिलने के वो मुंतज़िर हैं। नए साल का आगाज होते ही अमेरिका की खारिजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली देखने में आई। बारहा पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। साले 9 के पहले काबीना इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि वो नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मिलने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़श्ता बरस 1 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट के बाद से ही दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए सिक्योरिटी मुआवनत मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। अमेरिकी सदर ने बाद अज़ां ट्विटर पर भी इस किस्म के बयानात दागे, जिस पर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्रंप का रिकॉर्ड भी दुरुस्त कराया। साथ ही दो टोक ऐलान किया कि अब वही करेंगे जो हमारे और हमारे लोगों के मुफाद में बेहतर होगा। तहम साले 9 पर अमेरिकी सदर के इस मुस्बत पैगाम से ऐसा मालूम होता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात पर जमी बर्फ बिलाखिर पिघलने लगी है। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो आज बात की है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स चाहते हैं, नई क़यादत से वो मिलना चाहते हैं, साथ ये भी इल्ज़ाम उन्होंने फिर लगा दिया कि हमारे दुश्मनों को हार्बर कर रहा है पाकिस्तान। आपको लग रहा है कि पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है अमेरिका की, या फिर वही पॉलिसी है अभी तक? देखिए, बुनियादी तौर पर दोनों बातें जो उन्होंने कही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये अमेरिका की पॉलिसी है और दोनों में ये तजाद अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन जहाँ जिस किस्म की भी मसलहत होती है वो अमेरिका उस किस्म की पॉलिसी को चलाता है। इस वक्त उनकी मसलहत ये है कि पाकिस्तान के ताउन से किसी तरीके से अफगान तालिबान से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो, ताकि वहां से उन्हें फोर्सेस को इस तरह विड्रॉ करना पड़े कि काबुल की हुकूमत को मुश्किलात न हो। तो इसके लिए वो पाकिस्तान के ताउन की मांग कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक मनफी रवैया है पाकिस्तान की तरफ, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसको इस वक्त थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप समझते हैं कि जो पहले हमेशा अमेरिका का स्टांस रहा है कि डू मोर, और पाकिस्तान से वो कभी इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं रहा, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती हमें दिखाई दे रही हैं और एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान का ओवरऑल, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर वो ताउन मांग रहा है पाकिस्तान के साथ, तो आप समझते हैं कि वो बेहतरी आई है अब? कि वो वक्ती तौर पे तो बेहतरी आप इसको करार दे सकते हैं कि वक्ती तौर पर अमेरिका के सदर ने जो वो गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ किया करते थे वो सिलसिला जो है तकरीबन खत्म हो गया है, और मेरा ख्याल है ये सिलसिला फिलहाल खत्म रहेगा। लेकिन अगर आज से चंद माह में अमेरिका इस नतीजे पर पहुंच गया कि तालिबान से कोई गुफ्तगू हो नहीं पाएगी या कोई नतीजा बरामद नहीं आएगा, तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान पे तनकीद दोबारा शुरू हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो इस जो मुस्बत गुफ्तगू या मुस्बत स्टेटमेंट आ रही हैं उससे इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि मामलात मुस्तकिल बुनियादों पर। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि एक तरफ पाकिस्तान जो तमाम मुज़ाकरात की मेज़ पर फरीकैन को बिठा रहा है उस पर तनकीद, और फिर साथ तालिबान जिनके साथ आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उन्हें फिर एनिमी कह देना, दुश्मन कह देना, ये किस कदर कारगर पॉलिसी रहेगी अमेरिका के लिए? क्योंकि लग ऐसे रहा है कि इस दफ़ा अगर अमेरिका यहाँ से निकला तो पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो पावर जो इक्वेशन है वो पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा अनइक्वल है। उसका कोई समझ नहीं आ रही है मामला क्या होगा अफगानिस्तान में। देखिए, इस वक्त जो अमेरिका तालिबान से बात करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान की भी एग्रेसिव पॉलिसी अफगानिस्तान में चल रही है। तालिबान की पॉलिसी में भी कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आ रही है, उससे अफगान फौज को नुकसानात पहुंच रहे हैं। तो उसकी वजह से अमेरिका भी एक खास किस्म का दबाव
तालिबान पे रख रहा है और दूसरी तरफ गुफ्तगू के सिग्नल्स दे रहा है जुल्म खलीलजाद के जरिए पाकिस्तान के ताउन हासिल करने के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये दो ट्रैक पॉलिसी चलेगी फिलहाल। जी डॉक्टर साहब, और एक और चीज़ है डॉक्टर हसन असगर साहब, हमने देखा कि माजी में जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात थे वो कोई खासे इतने अच्छे नहीं रहे। बीच में जो भारत की इंटरवीन है वो भी करता रहा भारत। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जिस तरीके से ट्रंप साहब ने भी कहा है कि वो नई क़यादत से मिलना भी चाहते हैं और मुंतज़िर भी हैं, तो भारत में इंतखाबात भी करीब हैं, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी तौर पर? के ट्रैक को आप एक दूसरी तरफ रखिए। अमेरिका और भारत के जो खसूसी ताल्लुकात है वो अपनी जगह उसी लेवल पे कायम है जिस लेवल पे पहले से हमें नजर आएंगे, और उस सिलसिले में भारत के मामले में अमेरिका पाकिस्तान के कहने पे कोई भारत पे दबाव इस्तेमाल नहीं करेगा। इस वक्त सिर्फ जो आपको सॉफ्टनेस अमेरिका के रवैये में नजर आती है वो अफगानिस्तान की जरूरत की वजह से हमें वो सॉफ्टनेस नजर आ रही है। और अगर वहां पर उनको जो रिजल्ट्स वो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हुए तो फिर ये स्टांस दोबारा भी तब्दील हो सकता है और उसी तरीके से उसी पॉलिसी पर अमेरिका दोबारा चलेगा फिर पाकिस्तान के साथ तरह होगा। फिर वापस आके फिर वो पाकिस्तान पे उसी तरह तनकीद करेंगे जिस तरह ट्रंप ने 2018 में 3-4 दफा पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए। और इस स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब से अमेरिका ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, तालिबान की जो मतलब पॉलिसी कह लें आप या फिर वो जिस तरह से ट्रेड फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अब ये निकल रहे हैं तो अगली हुकूमत तो हमने ही लेनी है यहाँ पे आके, और हर जगह पे वो जितना एग्रेसिव स्टैंड अपनाए हुए हैं। बेहतर ना होता कि अमेरिका ये इंदिया ना देता कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और वैसे मुज़ाकरात किए जाते हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए उसकी ये अमेरिका की तो ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो कहते हैं कि हम निकल रहे हैं, निकलेंगे, लेकिन इस सिलसिले में जो डेडलाइन जो ओबामा ने दी थी उस डेडलाइन को तो इन्होंने जो मौजूदा सदर ट्रंप है इन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। लिहाजा फाइनल डेट अमेरिका कभी नहीं देगा, सिर्फ अपने फोर्सेस को रिड्यूस करने की। डॉक्टर साहब ये भी कि मतलब अगर चले अमेरिका जब भी निकलता है जो भी मामला बनेगा यहाँ पर तालिबान बहुत स्ट्रांग है अभी फिलहाल, और ये अमेरिका को भी पता है, और फिर वहाँ जो हुकूमत है वो भी किसी तौर पे काबू नहीं कर पा रहे हैं तालिबान को, और वो जो हुकूमत है भारत के साथ तो उनका मामला है, तालिबान के साथ तो नहीं है। ये भी बात की जा रही है कि भारत को पता चल चुका है कि अमेरिका यहाँ से निकल गया तो कोई खास स्टेक भारत के अफगानिस्तान में रहेंगे नहीं। इस पर आप क्या कहें? इस वक्त ये मौजूदा सूरत हाल तो ऐसी है कि अगर अमेरिका इस वक्त निकल जाता है तो काबुल की हुकूमत के लिए कायम रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन इसीलिए हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका मुकम्मल इनखला नहीं करेगा। उसकी फिलहाल कोशिश ये है कि कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट तालिबान का और मौजूदा हुकूमत के दरमियान हो सके, कोई कोलिशन किस्म की चीज अगर बन सकती है तो बन जाए। तो वो इस वक्त इसी मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को रहेगी, और इसी वजह से अब पॉलिसी में ये थोड़ी सी तब्दीली आई है कि पाकिस्तान पर तनकीद तो है लेकिन उस तरह से पाकिस्तान से जिस तरह मुतालबात किए जाते थे अब वो अमेरिका नहीं कर रहा, और फिर नई हुकूमत के साथ मिलकर भी काम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हसन अस्करी साहब कह रहे थे कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। मरियम नवाज एक बार फिर खासी मुतारिक होती दिखाई हमें दे रही हैं। जेल जाने और फिर वालदा की वफात के बाद से मरियम नवाज साहिबा ने चुप साधी हुई थी। उनका ट्विटर अकाउंट और जो उनका ट्विटर सेल है वो भी अचानक खामोश हो गया था, मगर नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस के फैसले को मरियम नवाज ने खूब आड़े हाथों लिया और बजरिया ट्विटर वो एक बार फिर खासी एक्टिव हो गई हैं। फैसले से कबल भी वालिदैन की तस्वीर शेयर की थी और उसके बाद वालिद से मुस्तकिल बुनियादों पर वो जेल मिलने जाती रही हैं। 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब में उनकी शिरकत का भी इम्कान था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन आज एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंची और वालिद से मुलाकात का अहवाल ट्वीट के जरिए बयान किया। ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज अमली सियासत में एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन मुतहर्रिक होती जा रही हैं, और इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो कि दोनों पाबंद सलासिल हैं, नून लीग को मरकजी क़यादत की जरूरत है और अमलन वो मरकजी क़यादत से महरूम है। ये खला मरियम नवाज पुर कर सकती हैं यकीनी तौर पर, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेरे वालिद मोहतरम हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जेल में हैं और बिल्कुल दुरुस्त हैं और जेल हुकाम उनसे जो कह रहे हैं वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। उस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया मुलाकात के बाद और ख़ासी एक्टिव हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो ओवरऑल जो मरियम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात का अहवाल था उन्होंने उसके बारे में ट्वीट किया जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जो नैब केसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ, जो सियासी सूरत हाल है
उस पर उन्होंने वालिद साहब से डिस्कशन की और अब ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा जो एक अरसे तक खामोश थी, अब उनकी एक बार फिर जो सियासी सूरत हाल है उसमें वापसी हुई है और उन्होंने एक बार फिर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ जब अल-जज़ीरा केस का फैसला आया तो फिर उसको मरियम नवाज ने खासा आड़े हाथों लिया, उससे पहले वो बिल्कुल खामोश थी। इसी पर बात कर लेंगे, सीनियर एनालिस्ट जुल्फ़िकार राहा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़िकार राहा साहब, बड़ी तशवीश पाई जा रही थी, ओवरऑल हम मीडिया पर भी बार बार ये बात डिस्कस करते रहे कि आखिरकार मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट, उनका सेल एकदम खामोश हो गया है, वजह इसकी क्या थी? अब उन्होंने दोबारा से अपने आप को एक्टिव कर लिया है, आप कैसे देख रहे हैं उनकी इस वापसी को? देखिए जी, जो मेरे नॉलेज में है इसकी दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि शरीफ फैमिली मसलसल कुछ पाकिस्तानी और कुछ गैर मुल्की दोस्तों के जरिए एक डील के चक्कर में थी और उसके लिए एफर्ट्स कर रही थी, और उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो ये बताई गई थी कि शरीफ बरादरान में जो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा हैं, ये पहले तो खामोशी इख्तियार करें, जो ट्विटर के ऊपर ये सिलसिला चल रहा है और जो मियां साहब का बयानिया चल रहा है उसको बंद करें। तो एक वजह ये खामोशी की ये थी, और दूसरी वजह मरियम साहबा की कोई हेल्थ के इश्यूज भी थे। जब जेल में वो गई और जेल के अंदर और जेल के बाद जब निकली तो वो मुसलसल चल रहे थे और अभी तक वो अंडर ट्रीटमेंट है। दो वजूहात थी उनकी खामोशी की, और अब जबकि वो एक्टिव हो रही हैं तो इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो इसकी ये है कि वो एनआरओ जिसकी तलाश में शरीफ बरादरान, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब थे, वो एनआरओ से स्ट्रेट वे रिफ्यूज कर दिया गया, वो नहीं मिला। उसकी कंडीशंस थी और वो कंडीशंस गवर्नमेंट के पास भेजी गई। 6 पॉइंट्स थे और 6 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहला जो पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि सबसे पहले कन्फेस करें कि आप लोगों ने करप्शन की है, मुल्की खजाने को लूटा है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होंगी। ये माजी की तरह नहीं होगा कि वंडर दी कारपेट ये चीजें पड़ी रहें और 8-10 साल तक आप इनकार करते रहो और 10 साल के बाद आप अचानक कहो कि नहीं वो तो हुआ था। तो जुल्फ़िकार साहब, ये तो अगर ओपनली वो कन्फेस कर लेंगे तो फिर तो माफ करने की ऑप्शन ही किसी के पास नहीं रहेगी। जब वो खुद कन्फेस कर लेंगे कि हमने ये तमाम करप्शन की है तो फिर कैसे छोड़ा जा सकता है उन्हें? केसेस हैं नैब के अंदर, आप रोजाना वादा माफ गुआ बनते हैं और वादा माफ गुआ के लिए कानून और है, उसको छोड़ दिया जाता है, और जो तस्लीम करता है उसके लिए एक वहां पे व्यू और होता है। और ये जब स्टेट लेवल पे चीजें हो रही होती हैं उसमें तो आपको पता है ना कि एनआरओ नेशनल रिकंसिलिएशन जो भी होती है तो उसमें वो चीजें थोड़ी अबव दी लॉ भी चली जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी नेशनल इंटरेस्ट है इसमें या बाकी चीजें। तो मुझे लगता है कि मरियम साहबा अब जो रिकंसिलिएशन होती नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है आपको अभी तक। एक और चीज है वो ये कि अब ट्विटर पर तो एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अमली सियासत में कब एक्टिव होंगी? अवामी राब्ता मुहिम जिसकी बात की जा रही थी कि उसका आगाज होगा और फिर यौम तासीस में भी उन्होंने शिरकत नहीं की, तो अभी वो लोगों को फेस नहीं कर रही है उस तरीके से। जी, शरीफ बरादरान की और नून लीग की एक बड़ी क्लोज सर्कल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें डिसाइड ये किया गया कि मुसलसल मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रास्ता तलाश किया जाए, और अगर रास्ता न था तो उस सूरत में दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स की जाए, मुज़ाहमत की सियासत शुरू की जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन एक बड़ी मुसद्दका इतला ये है कि शरीफ फैमिली जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं वो एग्री हैं, और फैमिली के कुछ लोग और एग्री हैं कि जो भी पैसे देने की जरूरत है वो दें और जान छुड़वाएं और इस सारी मामला से। लेकिन इसके लिए चूंकि सिर्फ अगर एनआरओ आप खामोशी के साथ मांगते रहेंगे तो वो चीजें उस तरह से नहीं चलेंगी। तो उसके लिए जुल्फ़िकार साहब, ब्रीफली ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको इन फ्यूचर लीड करती नजर आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, सिंस ये भी बात कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों जेल में? मुझे नहीं लगता जी कि मरियम साहबा फ्यूचर में नून लीग को लीड कर सकेंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो उनको, आपको पता है कि उनके खिलाफ भी केसेस हैं, सिर्फ यही नहीं है, यहाँ तक केसेस और भी बन रहे हैं, पाइपलाइन के अंदर और भी चीजें हैं। और ये शरीफ फैमिली की जो मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी थी, खामोशी के साथ साथ उन्होंने ये भी एक पैकेज डील में रखा था कि मैं खामोश होने को तैयार हूँ, बयानियां छोड़ने को तैयार हूँ, पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारी फैमिली की मरियम साहबा हमारी सियासत को लीड करेंगी। बिल्कुल ठीक। तो इन फ्यूचर ये नजर नहीं आ रहा कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को
को लीड कर सकती हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो जुल्फ़िकार राज साहब हमें तफसीलन उनके बारे बता रहे थे। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब आपके माहिराना तज्ज़िये का। बिल्कुल, एक बार फिर मरियम नवाज साहिबा खासी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं ट्विटर के ऊपर, जहां उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये ट्वीट भी किया है और एक बार फिर वो ट्विटर का महाज उन्होंने संभाल लिया है। अब पब्लिक न्यूज़ रूम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। कराची का रुख करेंगे, जहां तरक्याती कामों के बायस कराची के इलाके लियाकताबाद, नाज़माबाद, पाक कॉलोनी में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर और PAF बेस मसरूर से मुल्हिका इलाकों में भी सप्लाई आज बंद रहेगी। तरक्याती काम मुकम्मल होने में 2 दिन लगेंगे। मजीद सूरत हाल जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे नवाज डाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज डाहरी बताएगा, सप्लाई बंद रहेगी, आज से ही सप्लाई बंद है या कल से सप्लाई बंद होगी? जी बिल्कुल, तर्जुमान वाटर बोर्ड ने ये इलामिया जारी किया है कि कराची के ये इलाके हैं लियाकताबाद, नाज़माबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह, बल्दिया, मारीपुर, PAF बेस मसरूर और दीगर जो इलाके हैं वहां पर पानी की सप्लाई जो है वो बंद रहेगी 2 दिन के लिए, 48 घंटों के लिए। कहा यह जा रहा है कि पानी की 48 इंच कतर की लाइन जो है वो S3 मंसूबा यहाँ से गुजारा जा रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन तक तरक्याती काम होगा, जिसकी वजह से इन इलाकों की पानी की सप्लाई बंद रहेगी, जिसके बाद पानी मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। जी ठीक है, तो 2 दिन तक ये सप्लाई बंद रहेगी, जिसके बाद दोबारा सप्लाई बहाल कर दी जाएगी और पानी की पाइपलाइन पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से पानी बंद रहेगा। तो ये भी बताइएगा नवाज डाहरी के ये काम मुकम्मल होने में 2 दिन लगेंगे और कहाँ पर ये फॉल्ट आया है बेसिकली? असल में ये जो इलाके हैं गुंजान आबादी के इलाके हैं और यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत थी, जिसके बाद 48 इंच की ये कतर लाइन यहाँ पर इस इलाके में डाली जा रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा इलाका वाटर बोर्ड, सिंधी होटल, लियारी का इलाका भी आता है। ओवरऑल नवाज ये बता दीजिएगा सूरत हाल, वो जो कहा गया तर्जुमान वाटर बोर्ड की तरफ से कि शहरी पानी जखीरा कर लें, तो जखीरा करने के लिए अभी पानी आ रहा है कि वो 2 दिन का जखीरा करके रख लें? जी बिल्कुल, ये अल्टीमेटम दिया गया है कि इस वक्त जो वो पानी की सप्लाई वहाँ पर मामूल के मुताबिक है और शहरियों को ये कहा गया है कि ये पानी जखीरा कर लें, जिसके बाद 2 दिन के लिए यहाँ पर पानी नहीं होगा, तो ताकि वो 2 दिन जो है वो गुजार सकें, जिसके बाद अभी जो कराची में लियाकताबाद, नाज़माबाद और पाक कॉलोनी में इलाका मकीन है, उनको ये हिदायत जारी की गई है कि वो पानी स्टोर करें। नवाज डाहरी आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे कि पंजाब के बाद सिंध में भी एहतसाब का अमल काफी तेज हो गया। नैब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अब कल तलब कर रखा है। और जरा ये बताते हैं कि मुराद अली शाह को मली रिवर अराजी केस में तलब किया गया है और दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ताहाल नैब की जानिब से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ और इसी केस में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को भी साथ तलब किया गया है। तो अब सिंध में भी एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है और मलीर रिव्यू अराजी जो है, रिवर अराजी जो है, उस केस में तलब किया गया है मुराद अली शाह साहब को, और उसके अलावा जो इनसे पिछले वज़ीर आला सिंध थे कायम अली शाह, उन्हें भी तलब किया गया है। लेकिन एक जो सामने कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है वो ये कि नैब की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें तलब किया गया है, लेकिन जो तर्जुमान है मुराद अली शाह साहब के वो ये कहते हैं कि अब तक कोई नैब का नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। तो फिर उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ये तर्जुमान साहब ये कह रहे हैं तो कल मुराद अली शाह साहब नैब के सामने पेश नहीं होंगे। तो मुराद अली शाह साहब जिनका नाम पहले ECL में डाल दिया गया, अब वो नैब के रडार पर भी आ गए हैं। मुराद अली शाह मुश्किलात के भंवर में फंस चुके हैं। वज़ीर आला के खराब मामलात और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या मुतासर हो सकती है, और जिस पर शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा ये मुतालबा किया गया कि मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मली रिवर अराजी में अब नैब ने तलब भी कर लिया है। उनके साथ साथ वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को भी बुला लिया गया है, जबकि तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि नैब की जानिब से अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। शहर कराची में तजावुजात का खात्मा, इंतजामिया ने इस हवाले से कमर कस ली है और शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। रफाई प्लॉट्स और नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ कोरंगी में दूसरे रोज भी ऑपरेशन करके मुताद्दद दुकानें आज मिस्मार की गई, जबकि गुलशन इकबाल में होटल्स और मकानात के बाहर जो तजावुजात थी उनका सफाया किया गया है। दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन जारी है। एम्प्रेस मार्केट में भी क्रैकडाउन के दौरान ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल लगाने वालों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। इसी हवाले से तनवीर मुनीर ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। शहर कराची का हुस्न वापस लौटने लगा। शहर भर में KMC KDA जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। रफाई प्लॉटों और नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ कोरंगी में दूसरे रोज भी ऑपरेशन। नालों पर कायम 150 से जायद दुकानों को मस्मार करने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीन सरापा एहतजाज। दुकानों पर कायम मकानात मस्मार किए जाने के खिलाफ खूब नारेबाजी।
गुलशन इकबाल में भी एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई, मुतादिद दुकानें, होटल्स के बाहर कायम तजावुजात का सफाया कर दिया गया। दुकानदारों का ऑपरेशन के खिलाफ शदीद रद्द अमल। हम लोगों ने यहाँ पे कब्जा नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे दुकानें खरीदी गई थी हमारी। डिस्ट्रिक्ट साउथ एम्प्रेस मार्केट के अतराफ ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल लगाने वालों के खिलाफ भी हुआ क्रैकडाउन, तमाम सामान जब्त कर लिया गया। सदर में दोबारा तामीर किए जाने वाली 3 वॉल फिक्सिंग दुकानें भी मस्मार कर दी गयी। शहर भर में जारी ऑपरेशन पर शहरी भी मिले जुले रुझान का इजहार करते नजर आए। आ गई तब्दीली, आ गई, क्या तब्दीली आ गई? गरीब आवाम ही पिस रही है। गाड़ी आई थी पहले ऐलान करते हुए, उन्होंने कहा जी अपने छपरे काट दें, ये हटा दें, गैर कानूनी तजावुज़ात हटा दें। हमने वो उसकी भरपूर उनके साथ ताउन किया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, गुलबर्ग, यूसुफ प्लाजा, ब्लॉक 16, मूसा कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान चबूतरे, दीवारें, फुटपाथ पर बनी दुकानें मस्मार कर दी गयी। विंडो पे देख। और अब कुछ आप बात करेंगे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर एयरपोर्ट पर जदीद स्कैनिंग मशीन लगाई। हम अकबर इस पर बात करें, हम अपने नुमाइंदे उसामा अतीक से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उस पर अपडेट्स ले लेते हैं। उसामा अतीक, बताइएगा तो कहाँ कहाँ मज़ाहमत देखी गई और किन इलाकों में ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, शहर में जो मिशन क्लीनअप है वो तो जारी है और मैं इस वक्त कोरंगी 5:30 में मौजूद हूँ। जो हम अभी रिपोर्ट सुन रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि 150 के करीब दुकानों को आज मस्मार किया जा रहा है, तो मैं आपको अगर प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर से आगाह करूँ तो कल से ये ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था और 5:30 नंबर कोरंगी में लगभग अब तक 550 के करीब दुकानों को मस्मार कर दिया गया है, जो नालों के ऊपर तामीरात की गई थी। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज नजर आए। उनका कहना यही है कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये कार्रवाई अचानक की गई है। अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम ये जगह खाली कर देते। नालों पे बनी, रफाई प्लॉट से बनी गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें आज के दिन की, तो गुलशन इकबाल में ऑपरेशन किया गया और गुलशन इकबाल में 100 के करीब दुकानों को मस्मार किया गया, गैर कानूनी चबूतरों को, फुटपाथ से तजावुजात का खात्मा किया गया। और एम्प्रेस मार्केट के अंदर भी आज हमने क्रैकडाउन देखा, जहाँ पर ऑपरेशन के बाद दोबारा हमने देखा कि ठेले लग गए थे वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के, उसको भी मस्मार किया गया, ठेलों को हटाया गया। और तो ऑपरेशन आज भी जोर शोर से जारी रहा के खिलाफ और जितनी भी गैर कानूनी तामीरात थी उन्हें मस्मार करने का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में कराची के जारी रहा। उसामा अतीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अब आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर एयरपोर्ट पर जदीद स्कैनिंग मशीन लगा दी है। बॉडी स्कैनिंग मशीन लिबास के अंदर छुपाई गई करेंसी और ममनुआ अशिया की निशानदही करेगी और सिर्फ मशकूक मुसाफिरों को ही बॉडी स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाएगा। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर एयरपोर्ट पर जदीद स्कैनिंग मशीन लगा दी है। इस बॉडी स्कैनिंग मशीन में लिबास के अंदर छुपाई गई करेंसी और ममनुआ अशिया की निशानदही भी हो सकेगी। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस बारे मजीद तफसील जानेंगे। फिलहाल आपको ये बताते जाएं कि ये नई स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। अब काशिफ बताइएगा इस मशीन के हवाले से, और क्या बाकी एयरपोर्ट्स पर भी मौजूद है ये स्कैनिंग मशीन? जी, ये मशीन पेशावर एयरपोर्ट पर लगाई गई है और इसमें इसलिए भी लगाई गई है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामला तो उसकी भी रोकथाम के लिए अहम मामला होंगे। ये दीगर कराची में भी ये मशीन मौजूद है और इसके हवाले से सिविल एविएशन के कमान का कहना ये है कि इस पर जो है सिर्फ मशकूक अफराद को जो है मशीन से गुजारा, जो मशीन ये इससे कोई इंसानी सेहत के लिए इसका कोई नुकसानदेह नहीं है। सिविल एविएशन ने खुद किया है कि इसका जो ऑपरेट है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स करेंगे। जी ठीक है काशिफ मुनीर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक सख्त बयान पर पार्लियामान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान ने कहा है कि पीएसी फैसल वाडा के बयान पर सजा देने का इख्तियार रखती है। पीएसी पार्लियामेंट की सबसे मोतबर और बाइख्तियार कमेटी है और पीएसी की बेतौकीरी किसी सूरत कबूल नहीं। कल जब फैसल वाडा साहब से पूछा गया था कि उन्हें बुलाया गया वहाँ पर पीएसी के सामने, तो उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में और कहा था कि वो उसके सामने पेश नहीं होंगे, वो आंसरेबल नहीं है पीएसी को। तो आज शहरी रहमान उस बारे क्या कह रही थी, क्या तनकीद कर रही थी, जरा सुन लीजिए। नाअहल कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए ये मुस्तकिल गाली गलोच में अवाम को, मीडिया को, पार्लियामान को निशाना बना रहे हैं और सबको इसमें बिजी रखना चाहते हैं। और एक पहले इनका नाम पार्लियामान में गाली गलोच ब्रिगेड था, अब तो मैं कहूँगी हुकूमत बन के इनका नाम बदतमीज़ ब्रिगेड हो जाना चाहिए। और यही है क्योंकि बदतमीज़ी के नए स्टैंडर्ड्स और नए मयार कायम कर रहे हैं, जो हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए और उनको
इससे वाज़ेह तौर पर पार्लियामान की कमेटी से माजरत करनी चाहिए। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें MQM के खिदमत खल्क फाउंडेशन की 3.5 अरब मालियत की 29 जायदादें जब्त कर ली गई हैं और FIA के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें भत्ते की रकम से बनाई गई। जायदादों से हासिल होने वाली रकम 2 बड़े कामों में इस्तेमाल होती रही और रकम 6 के करीब सहूलतकारों के जरिए लंदन भी भिजवाई जाती रही। सहूलतकारों में बाबर गौरी, सुहेल मंसूर, सेनेटर अहमद अली और दीगर शामिल थे, जबकि FIA के मुताबिक किराए की मद में शुहदा और असीरान के खानदानों को मुंतकिल की जाने वाली रकम नहीं रोकी गई। ये तमाम सूरत हाल सामने आई। FIA अब सील कर चुकी है कम अज़ कम 29 ऐसी जायदादें हैं जो खिदमत खल्क फाउंडेशन के अंडर चलती रहीं। खिदमत खल्क फाउंडेशन जो एक रफ़ाई विंग था MQM का, और ये कहा गया FIA की तरफ से कि ये तमाम जायदादें भत्ते के ज़रिए जो पैसा वसूल किया गया बनाई गई, और उसके अलावा इस रफ़ाई फाउंडेशन के थ्रू ये तमाम पैसा मनी लॉन्डर भी किया गया, लंदन भेजा गया और इसमें मुख्तलिफ MQM के रहनुमा मुलव्वस रहे। बिल्कुल, और खिदमत खल्क फाउंडेशन भी FIA के निर्गे में आ गई है और भत्ते से जायदादें बनाई गई, किराया शोहदा को वर्सा को दिया गया, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो MQM की खिदमत खल्क फाउंडेशन है उसकी 3.5 अरब मालियत की 29 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। ज़मीर अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ज़मीर, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से आज एक अहम इकदाम उठाया गया है। खिदमत खल्क फाउंडेशन की तकरीबन 29 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। ये 29 जायदादें तकरीबन 3.5 अरब रुपए इनकी मालियत बताई जा रही है। इस हवाले से FIA का कहना है कि तमाम जायदादें जो है भत्ताखोरी और दीगर जराइम पेशा अफराद की जानिब से बनाई गई थी, और इस तमाम का जो पैसा है ये 6 अफराद के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता था, लंदन भेजा जाता था। इस हवाले से जो MQM के कारकुनान थे उनकी फैमिलीज को इसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता था, लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा था वो मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाया जाता था। इस तरह की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके हवाले से FIA ने जब जाली अकाउंट्स की इंक्वायरी की तो इस तरह की तमाम तो जो जाली किस्म की NGO थी और इस तरह के जो इदारे थे उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज किया था, और इस हवाले से 3.5 अरब रुपए एक ह्यूज अमाउंट की 29 प्रॉपर्टीज हैं ये जब्त की गई हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर वाकई ये कीमती प्रॉपर्टीज हैं जो कि भत्ताखोरी के पैसों से ली गई थी। इस हवाले से MQM के कई कारकुनान और रहनुमाओं को बाज़ाब्ता तौर पर इसमें नोटिस भी भेजा गया था और उनके बयानात भी कलम। ठीक है ज़मीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आसिफ हुसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PSP के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो इल्ज़ाम है जो उन्होंने तहकीकात की हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और भत्ताखोरी के हवाले से, जिसके बाद ये तमाम जायदादें बनाई गई, पैसा लंदन भेजा गया, आप क्या कहेंगे इस पर? एक दौर में आप भी इसी पार्टी में रहे हैं और ये तमाम मामला जो चलते रहे हैं, अब तो खैर तमाम रहनुमा इससे डिनाई करते हैं कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल ओनस तो आप सब पर आता है फिर एंड पे। देखें, FIA जो तहकीकात कर रही है मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल जरूर करनी चाहिए, इसलिए कि कोई भी फलाई इदारा जो है उसका काम लोगों की खिदमत करना है, और KKF का भी बेसिक मकसद जो है वो यही था कि लोगों की जो है वो खिदमत करना था। और कई जगहों पर जो सूरत हाल बनी और जो सामने आ रही है, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब अमल नहीं है। अगर KKF का इदारा मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी मामला में इन्वॉल्व है जैसा कि FIA तहकीकात कर रहा है, तो ये जो है मुनासिब अमल नहीं है। इस पर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और FIA जो चीज़ें इसमें खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर है। और अभी जो इनके जो ऑफिसेज और दीगर जो सील करने का जो अमल है, देखिए उसकी बड़ी वजह भी यही है कि KKF से जो जिसको फलाई काम करने थे और जिससे उम्मीदें थी, आज कितने ऐसे बेसहारा लोग खुद अपने MQM के बेसहारा लोग जो कि मौजूद हैं और वो बेचारे परेशान हैं, उनके घरों की किफालत करने वाला कोई नहीं है। और अगर ये सारा पैसा खालों का हो या ज़कात का हो, अगर वो लंदन जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि FIA की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि FIA ये सारी चीजों को रोके। ये भी है हाँ जी कि बिल्कुल भत्ताखोरी की जो रकम थी उससे खिदमत खल्क फाउंडेशन को चलाया जा रहा था और भत्ता लोगों से वसूल किया जा रहा था। आसिफ हुसैन साहब, देखें इसमें कई एलिमेंट हैं। मैंने अभी कहा कि खालों से लेकर जो ज़कात फितरे के मामलात हैं, जो चंदों के मामलात हैं, वो एक बड़ी रकूमात हैं। और फिर
नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी और दीगर जो इदारे चल रहे थे उनसे होने वाली अर्निंग जो है बिल्कुल जो अरबों रुपए हैं उस पे सबसे ज्यादा जो हक था वो इस मुल्क के और खासतौर पर कराची के लोगों का था कि वो पैसा दे रहे थे। कराची के लोगों का पैसा था, वो ज़कात का था या खालों का पैसा, और इसी उम्मीद पर दे रहे थे कि ये फलाही इदारे चलेंगे। लेकिन इन पैसों को अगर एक लास्ट चीज आसिफ साहब वो ये कि अब एक इल्जाम ये है कि मुताद्दिद रहनुमा हैं एमक्यूएम के, जो पहले एमक्यूएम में थे अब किसी और पार्टी में या जहां भी हैं, अब एमक्यूएम भी छोड़ चुके हैं कुछ उनमें से, वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे हैं। तो ये किस तरह के हो गया कि मतलब पार्टी में किसी को पता ही नहीं था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ये पैसा भत्ते का? देखें, मेरा ख्याल ये है कि FIA नैब हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं और इनकी होने वाली जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन सारी चीजों पे चल रही हैं, जो कि अभी क़ब्ल वक्त है। अगर हम इस पे बात करें जब तक ये इसकी तफसीलात सामने नहीं आ जाती है, यकीनी तौर पर तफसीलात सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल आसिफ हसनैन साहब भी यही फरमा रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया कि जो पैसा है वो आवाम का पैसा था खिदमत खल्क फाउंडेशन के लिए, जिसे मिस यूज़ किया गया। हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गैर मुल्की दौरों के समरात नजर आने लगे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद 6 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। वली अहद के दौरे से कबल मुत्तहिदा अरब इमारात का वफ्द 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। टिका खानसानी से मजीद तफसील जानते हैं। टिका, क्या मसरूफियात होंगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान यहाँ पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में 6 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। एक शानदार ज़ोहराना होगा जिसमें अहम शख्सियात पाकिस्तान की उसमें मदऊ होंगी, जिसमें पार्लियामेंटेरियन वज़रा और दीगर अस्करी इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे और दीगर कई अहम शख्सियत पाकिस्तान भर में शिरकत करेंगी। उससे पहले एक वफ्द आएगा जो कि वज़रा का वफ्द होगा, वो भी मुलाकात करेगा। तो यूं उनका एक रोजा ये इस्लामाबाद का दौरा होगा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात होगी। के वली अहद अब पाकिस्तान का दौरा करेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें होंगी और पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात के फरोग पर यहाँ पर बातचीत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने शहरी इलाकों में पटवारियों के जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पटवार खानों ने लुट मचाई हुई है, शहरी इलाकों में पटवार खानों की कोई जरूरत ही नहीं है और जमीन की खरीदो फरोख्त अब रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दे दिया है पटवार खाने और रेवेन्यू रिकॉर्ड के दूसरे दफातर सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार अब होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जहां लैंड रेवेन्यू का कोई तखमीना नहीं, वहां पटवार खाने कैसे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर इमानुल्लाह कुनरानी ने अदालत को बताया कि कानून की तशरीह का मामला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनका ही फैसला है इस मामले से मुतालिक। पटवार खाने बंद कर दिए हैं, हुकूमत को धेला भी नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि दही इलाकों में जमीन की फरोख्त जुबानी हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शायद आज अदालत जमीन की जुबानी फरोख्त बंद कर दे। उन्होंने कहा कि दुनिया चांद पर चली गई है, यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सकता। रेवेन्यू हुकाम ने बताया कि खसरा नंबर से जमीन मुंतकिल होती है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा कि रिकॉर्ड कहाँ से आ जाता है। शहरों में तो मास्टर प्लान होता है, जो इलाके मास्टर प्लान में नहीं आते वहाँ जमीन की फरोख्त ऐसे होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहरी इलाकों में लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, वहाँ पटवार खानों की क्या जरूरत है। इसके साथ ही पब्लिक न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही। रमशा कमल और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।